हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। और इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। जब मैं डॉक्टर बना तो मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुझे खूब बधाइयाँ दी। मेरी पहली पोस्टिंग एक गांव में हुई। वहाँ बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अगर तू कहे तो मेरा एक दोस्त अच्छी पोस्ट पर है, उससे बात करूं, क्योंकि ऐसे गांव में जाकर डॉक्टरी करने का क्या फायदा जहाँ बिजली नहीं रहती हो। तो मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि सिफारिश के बल पर अपनी पोस्टिंग कहीं दूसरे शहर में कराकर खुदगर्ज बन जाऊं। सरकार ने मुझे उस गांव में भेजा है तो मेरा फर्ज बनता है कि वहां जाकर गांव वालों की सेवा करूं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वक्त का तकाजा तो यही है कि हाथ पैर मारकर धर्म की जगह ले लेता और ठाठ से डॉक्टरी करके 4 पैसे कमाता। पिताजी बोले। मैं नहीं माना। मेरी शादी 1 साल पहले ही सालू से हुई थी। मैं हर हफ्ते घर आया करूंगा। डार्लिंग, वहां गांव में तुम्हें ले जाकर मुसीबत में डालना मैंने ठीक नहीं समझा। मैंने अपनी बीवी को बाहों के घेरे में लेते हुए वादा किया कि मैं दिन में एक बार तुम्हें फोन जरूर करूंगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल शहर की सुख सुविधाओं के बीच गुजारे हैं। गांव में जाकर रहना तो दूर की बात है, मुझे तो उसे देखना भी भारी लगता है। सालू बोली। वह गांव काफी पिछड़ा हुआ लग रहा था। जिस समय मैं वहां ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा तो वहां बिजली नहीं थी। गर्मी और पसीने से तरबतर हो रहे मुझको वहीं पड़े गत्ते के टुकड़े से हवा खानी पड़ रही थी। गांव में नया डॉक्टर आया है, यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले डिस्पेंसरी के इर्द गिर्द जमा होकर मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मेरा क्वार्टर वहीं डिस्पेंसरी के बगल में था। काफी समय इलाज के लिए वहीं रहता और फिर खाना खाने और सोने के लिए क्वार्टर में चला जाता। दिन भर मरीजों को देखने के बाद मैं काफी थक जाता। थकान की वजह से खाना बनाने का काम मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन मैं जैसे तैसे कुछ खा पी कर सो जाता था। डॉक्टर साहब, यह अनीता है, यह सुबह शाम दोनों समय आपका खाना बना दिया करेगी और क्वार्टर की साफ सफाई भी कर देगी। एक दिन गांव के मुखिया जी मेरे पास आकर बोलने लगे। उनके साथ 18-20 साल की एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की थी। इसकी क्या जरूरत थी मुखिया जी? आपने बेकार में कष्ट किया। पेट भरने लायक खाना बनाना आता है मुझे। मैं बोला, इसमें कष्ट कैसा? डॉक्टर साहब, आखिर आप इस गांव में हमारे मेहमान हैं। आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। मुखिया जी ने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा। तो मैं मन ही मन गांव के लोगों का अपनापन देखकर खुश हो गया था। अगले दिन से ही वह मेरे घर काम करने के लिए आने लगी तो मुझे सहूलियत हो गई। वह घर का सारा काम करने लगी तो मुझको भी आगे की पढ़ाई के लिए समय मिलने लगा था। खाना भी वह अच्छा बनाती थी। थोड़े ही दिनों में मुझको गांव की आबो हवा रास आ गई। सब लोग इज्जत की नजर से मुझे देखते थे और मिलने पर बड़े अदब से पेश आते। लोग बेकार में ही गांव को बदनाम करते हैं। मुझे तो यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि शहर के मुकाबले यहाँ की जिंदगी ज्यादा अच्छी है। मैं अपनी पत्नी निशा से फोन पर कहा था, पर गांव को इतना पसंद करने लगे हैं, कहीं वहां किसी पर दिल तो नहीं आ गया? उधर से अनीता के खिलखिलाने की आवाज आई। ना बाबा, ना तुम औरतों के दिमाग में तो हर वक्त शक का कीड़ा ही घूमता रहता है। फिर जिसकी तुम जैसी खूबसूरत बीवी हो वह भला यहाँ वहां मुंह क्यों मारेगा? मैं बोला। एक दिन अनीता खाना बना रही थी। मैं किताब पढ़ने में खोया हुआ था। डॉक्टर साहब, आपको अपनी बीवी से मिलने का मन नहीं करता? वह वहां और आप यहाँ अकेले कैसे मन लगता है आपका? सब्जी काटते हुए अनीता ने कनखियों से देखते हुए पूछा तो मैं चौंक गया। तुम अपने काम से मतलब रखो अनीता, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसके हाव भाव देखकर बोला तो वह हंस दी। उस दिन के बाद से मैं ज्यादा सावधान रहने लगा। मैंने सुन रखा था कि गांव की सीधी साधी दिखने वाली औरतें जरूरत से ज्यादा चालाक होती हैं, इसलिए मैं वहां की औरतों को मुंह नहीं लगाता था। उधर अनीता कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश में थी। अक्सर झाड़ू पोंछा लगाते समय जानबूझकर वह अपना पल्लू हटा देती थी कि मेरी नजर उस पर पड़े। एक दिन शाम के समय मौसम खराब था, बारिश शुरू होने वाली थी।
कि तुम जल्दी से अपना काम खत्म करके घर चली जाओ। आसमान में काले बादल और बिजली चमकती देख मैंने उससे कहा। अनीता ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि मुझको ज्यादा बातचीत पसंद नहीं है, इसलिए वह काम खत्म करके क्वार्टर से निकलने लगी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। अनीता पूरी तरह भीग गई। रास्ते में पानी बढ़ता देखकर वह उल्टे पैर लौट आई। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, मुझे तेज ठंड लग रही है। अनीता को गेट बजाते सुनकर मजबूरी में मुझको दरवाजा खोलना पड़ा। सामने अनीता खड़ी थी, पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े गीले होकर शरीर से चिपके हुए थे। भीगे कपड़ों में वह गजब ढा रही थी। मैं उसे इस हालत में खड़ा देखता ही रह गया। तभी मैं बोला, जल्दी से कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगी। हौले से कहकर नीता को भीतर किया और गेट बंद कर दिया। इस साल की जवान खूबसूरत लड़की को इस हालत में देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसके कपड़े क्वार्टर में नहीं थे। मैंने उसे अपना तौलिया दे दिया ताकि वह कपड़े बदल सके। इसी दौरान अनीता ने जानबूझकर ब्लाउज उतार दिया और कोने में खड़े होकर कपड़े बदलने लगी। अनीता जान गई कि लोहा गर्म हो चुका है। वह उसी हालत में मेरे पास आई और ठंड का बहाना करके मुझसे लिपट गई। मैं भी सब कुछ भूलकर अनीता के भंवर में फंस गया। मैं उसके गोरे बदन को चूमने लगा और हम एक दूसरे के आगोश में समा गए। वासना का उभार उतरा तो अनीता बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। बारिश थम चुकी थी। मुझको अपने आप पर थोड़ी शर्म आ रही थी। अगले दिन वह कुछ नहीं बोली और ना मैं कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाया। इस तरह 2-3 महीने निकल गए। एक दिन अनीता आई तो उल्टी करते हुए वॉश बेसिन की तरफ दौड़ी। मैं माँ बनने वाली। डॉक्टर साहब, लगता है उस रोज की हुई गलती हम पर भारी पड़ गई। अनीता बोली, गांव वालों को पता चलेगा तो वे मुझे और आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बच्चा गिराना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। मैं भी घबरा गया। मुझे गांव वालों का डर सताने लगा। साथ ही बदनामी और नई नौकरी जाने का खतरा भी था। मुखिया जी को हम दोनों के बीच हुए हादसे का पता चल गया है। वे बहुत गुस्से में थे। उन्हें लगता था कि तुमने मेरे साथ रेप करके उनके विश्वास को तोड़ा है। गीता ने दांव चला जो काम कर गया। मेरे और अनीता के बीच इस मामले को दबाने के लिए 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। शर्त रखी गई कि अनीता कह देगी कि बच्चा किसी और का है, मेरा नहीं। फिर किसी दिन शहर जाकर चुपचाप उसे गिरा देगी। मैं सौदे में खुश था कि चलो सस्ते में पीछा छूट गया। 2-3 महीने की तनख्वाह देकर बदनामी से तो बचे। एक हादसा समझकर घटना को भूल गया। एक रोज एक शख्स डिस्पेंसरी पर आया। उसने बताया कि अनीता बांझ थी। किसी जन्मजात कमी की वजह से वह कभी मां नहीं बन सकती। इस हकीकत का पता लगने पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया। तब से वह झूठी कहानी बनाकर पैसे वालों को अपने जाल में फंसाने का धंधा कर रही है। अब तक वह कई युवक के साथ यह खेल कर चुकी है और वह मुखिया जी मेरे पास तो वही लाए थे। मैंने उस आदमी की बात सुनकर पूछा तो उसने कहा, आप बहुत भोले हो डॉक्टर साहब। वह कोई मुखिया नहीं बल्कि एक नंबर का गुरु घंटाल है। अनीता उसी का मोहरा बनकर शिकार फंसाती है और फिर दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। उस आदमी ने बताया तो मेरा गांव से मोह भंग होने लगा था। धोखे और मक्कारी की हवा गांव तक पहुंच चुकी है। यह सब कुछ भोगने के बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मैंने अपने पिताजी को फोन किया और कहा, आप अपने दोस्त से बात करके मेरी पोस्टिंग यहाँ से किसी अच्छी जगह करवाने की बात करें। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और मैं वहां से शहर पोस्टिंग करवा कर आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी ऐसा कुछ ना करें कि हमें बाद में परेशानी हो और दूसरा कोई हमारा फायदा उठाने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।